वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। मशरिक़ वस्ता में एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है। पिछले 3 रोज़ से अमेरिका मुसलसल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और एक साजिश के तहत अरब ममालिक को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया है। यमनी हौसी का भी सऊदी एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। साथ ही इसराइल ने इस जंग का आगाज़ किया था, जिसके बाद हमने देखा कि 7 अप्रैल के बाद इसराइली सरजमीन पे ना तो कोई मिसाइल हमला हुआ है, ना ही कोई ड्रोन हमला हुआ है, जबकि खलीज ममालिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। ईरान की जानिब से कुवैत, कतर और बहरीन पे हमले किए जा रहे हैं और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से ईरान पर नए हमलों की इजाज़त भी ले ली है। अगर ये कहा जाए कि उन्हें आगाह कर दिया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की ये पॉलिसी है कि जब भी यूनाइटेड स्टेट का सदर अगर कोई जंग करता है, किसी मुल्क पे हमला करता है, तो उसे कांग्रेस को अपने एतमाद में लेना होता है। साथ ही इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से भी अब ये बातें सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। वहीं ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का भी ये कहना है कि अमेरिका ने MOU की खिलाफ वर्जी की है, जिसके बाद एक बार फिर जंग जो है वो शुरू हो रही है। सऊदी और यमनी हौसियों के दरमियान भी झड़प देखने में आई है। वहीं ईरान ने आबे हुर्मुज़ में UAE के जहाज़ को निशाना बनाया है, क्रूज़ मिसाइल से हमले किए हैं और साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह भी कह दिया है कि वो जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। सऊदीया के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा है, यही वजह है कि ईरान की जानिब से सऊदीया पे हमला नहीं किया गया है। लेकिन साथ ही ये अहम खबर सामने आई है कि अमेरिकन एम्बेसी मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है अब बंद कर दी गई है और साथ ही आज रात 1 बजे ईरान के लिए आबना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद हो जाएगी। अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी की जाएगी ताकि ईरान की कोई शिप्स स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से ना गुजर सकें। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि हम आबना हुर्मुज़ पे मुकम्मल अपना कंट्रोल रखेंगे। जो शिप्स वहां से गुजरेंगी उन्हें सेफ पैसेज फराम किया जाएगा। साथ ही 20% शरह या टोल की बद में आप समझ लें एक अमाउंट जो है वो ली जाएगी डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान भी किया था और साथ ही फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले, बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। एक तरफ तो सऊदीया में भी हम देख रहे हैं कि झड़प सामने आई है, दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात को भी निशाना बनाया है ईरान ने। इसराइल ने इस जंग का आगाज़ किया था, जिसके बाद अब इसराइली सरजमीन पे तो ना कोई मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, ना ही कोई ड्रोन हमले दागे जा रहे हैं, जबकि अरब ममालिक जो है एक साजिश के तहत इस जंग की लपेट में आ गए हैं। कतर की अगर बात करें तो कतर अब सालसी करवाएगा, मीडिएशन करवाएगा दोनों फरीकैन के दरमियान, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर दूसरा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के लिए किस हद तक मुश्किल बन गई है कि दोनों फरीकैन के दरमियान जो जंग दोबारा शुरू हुई है उसे ख़त्म करवाया जाए और सीज़ फायर के हवाले से क्या इक़दाम पाकिस्तान ले सकता है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो तुर्किया के दौरे पर थे, जहां पे उनकी रजब तैयब अर्दोगान से मुलाकात भी हुई है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब, डॉक्टर साले बहिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर सलमा मलिक साहब एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं समरेज सालिक साहब का। सर, ये बताइएगा कि रियाद और यमनी हौसियों के दरमियान भी अब जंग का आगाज़ हो सकता है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है हौसियों की जानिब से कि बाबुल मंदक को बंद किया जा सकता है। एक तरफ तो हम इसी चीज़ पे प्रोग्राम कर रहे थे कि अगर आबना हुर्मुज़ दोबारा बंद हुई तो फिर सिचुएशन किस तरफ जाएगी, लेकिन अब बाबुल मंदक बंद करने का भी इंदिया दे दिया हौसियों ने। आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ईरान बहुत अरसे से ये वार्न करता रहा है कि अगर दोबारा से जंग शुरू होती है तो वो जो है वो एक आलमी जंग बन सकती है या पूरा खिता उससे इम्पैक्ट होगा। मेरे नज़दीक MOU एक बहुत अच्छी बिगिनिंग थी, जिसकी बेसिस के ऊपर एक फाइनल एग्रीमेंट हो सकता था और वो कंक्लूड हुआ पाकिस्तान की एफर्ट्स के साथ। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में दोनों पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। ईरान US को ब्लेम कर रहा है कि उसने MOU की वायलेशन की और US कन्वर्सली ईरान को ब्लेम कर रहा है जी। अब जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ईरान और इजराइल ने ये जंग का आगाज किया था वो तो कहीं भी दोनों ममालिक इजराइल और अमेरिका जो है वो अचीव नहीं कर सके। सही। अब उन्हीं मीन्स के साथ जो जराए उन्होंने पहले यूज किए थे, ये एक ब्लॉकेट था, फिर उसके अलावा एयर रेड्स थे, मिसाइल्स थे, उन्हीं जराए के साथ अमेरिका दोबारा से उसने इनिशिएट की है फाइटिंग और वही ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले अचीव नहीं कर सके। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इस वक्त सबसे जो की इशू बन चुका है।
अमेरिका के लिए ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत टिकिंग पॉइंट बन चुका है। जी। छोटी मोटी यहाँ पे एक्टिविटी होती है और अमेरिकन प्रेसिडेंट का खुद एक ट्वीट आता है और उसके बाद एक नी जर्क रिस्पॉन्स आता है। अब इशू ये है कि ईरान चाहता है कि उसकी इजारादारी रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, अमेरिका चाहता है कि उसका कंट्रोल हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर से पूरी दुनिया इम्पैक्ट होती है। जी समीर साहब, और लेकिन सवाल ये है मेरा कि ख्याल स्ट्रेट है ऑफ कि हॉर्मुज पे सबसे अमेरिका का कंट्रोल हासिल करना क्या इतना आसान लगता है? क्योंकि इससे पहले भी एक ब्लॉकेट लगाया था अमेरिका ने, वो भी नाकाम ही हो गया था। एग्जैक्टली मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि वही जराए जिस जराए से पहले उसने ये जंग लड़ी, उन्हीं के साथ अब वो वही ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले नहीं कर सके। पहले भी ब्लॉकेट लगा था, सक्सेसफुल नहीं रहा। ईरान का एक्सेस जो है वो रशिया की तरफ है थ्रू कैस्पियन सी, तो सही। इस वजह से वो ब्लॉकेट भी इफेक्टिव नहीं था। टेम्परेली फॉर सम टाइम अमेरिका जो है वो इसके ऊपर कंट्रोल इंश्योर कर सकता है, सही। लेकिन परमानेंट लास्टिंग कंट्रोल के लिए अमेरिका को ईरानियन कोस्टल जो कोस्ट लाइन है उसके ऊपर कब्जा करना होगा। और अभी तक अमेरिका जो है वो हिम्मत नहीं कर रहा बूट्स ऑन ग्राउंड डालने की। अगर ये जो कोस्टल एरियाज इनके ऊपर कब्जा किए बगैर जी। वक्ती तौर पे कंट्रोल हासिल किया जा सकता है, लेकिन परमानेंटली बहुत मुश्किल होगा, ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सालेह, ये बताइएगा कि ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात के जहाज़ों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया है। एक तरफ तो कतर पे भी हमले किए गए, बहरीन पे किए गए, और अब मुत्तहदा अरब अमारात को भी निशाना बनाया गया है। और ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कई बार वार्निंग दी गई थी कि जहाज़ यहाँ से ना गुजारा जाए, उसके बाद भी अमेरिका की पुष्टपनाही में अमाराती जहाज़ गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाइस ईरान ने ये हमला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खतीजा आपका एक बार फिर इनवाइट करने का अपने शो में। जी बिल्कुल, ये हम इसको जी डॉक्टर सालेह। जिस तरह से इन ममालिक हमले में इसराइल का और अमेरिका का खास तौर पर जो इन्होंने सबसे बड़ा जो जुर्म जिस ममालिक जिसके मुर्तकिब हुए हैं वो ये कि इन्होंने अपने खाक और आब का इस्तेफादा करने दिया दुश्मन और इस्तिकबारी कुव्वतों को, अमेरिका और इसराइल को, कि वो ईरान पर जो है हमलावर हों। और ईरान की टॉप लीडरशिप जो है 2 बार शहीद होती है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि ईरान के लोगों में जो गम और गुस्सा है, अगरचे कई बार कोशिश की गई कि टॉक्स के जरिए से ये मामला हल किए जाएं, लेकिन देखें एक तरह से मुनाफिकत हुई ना। जो पास के ममालिक हैं या पड़ोस ममालिक हैं या जो आप इसको मुसलमान भाई कह लें सो कॉल्ड, तो इनकी तरफ से भी एक खियानत है। तो जाहिर है जब ये जारी रहेगा तो ईरान जो है अपनी हाकिमियत को जारी रखने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसने एक जो पैसेज बनाया हुआ था सेफ के, वहां से निकलेगा। और MOU में जो 14 नुकात थे उनमें से एक नुकता यही था कि जो ईरान की जो है नज्म और ईरान के नसक के मुताबिक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है हैंडल किया जाएगा, जिस पर जो है डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एज ए विटनेस को सिग्नेचर किया। तो जाहिर इस पर अमल दरामद होना चाहिए था, जिसके मुतासिफाना इस पर जो है अमल दरामद नहीं हुआ। तो जिसके नतीजे में जाहिर है जब एग्रेशन की जाएगी, एग्रेशन किसी भी किस्म की एग्रेशन जब होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब आना चाहिए, और ईरान की तरफ से आया। और जाहिर है डॉक्टर सालेह, आप तज्जिया बहुत बेहतरीन करते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि इसराइल ने इस जंग का आगाज़ किया था और 7 अप्रैल के बाद ना ही इसराइल पे कोई मिसाइल हमला हुआ, ना ही कोई ड्रोन हमला हुआ, और अब जो नई जंग छिड़ रही है, जिसकी नई लहर शुरू हो गई है, वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज में हो रही है। यानी कि मुसलमान ममालिक जो है वो एक दूसरे पे मिसाइल हमले कर रहे हैं। तो ये एक साजिश के तहत ही तमाम चीजें हो रही हैं। जी देखिए, मसला यही है, शाह से ज्यादा शाह के वफादार जब लोग आते हैं तो जाहिर है उन्हीं वफादार को पहले ईरान कितनों के साथ लड़ेगा। देखिए, जब इसराइल और अमेरिका ने हमला शुरू किया तो ईरान ने किस तरह से इसराइल के अंदर बमबारी की, किस तरह से वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। तेल अवीव और हीफा को किस तरह से कुबंदा मिसाइलों के साथ ईरान ने खैबर और फतह और सिज्जील जैसे मिसाइल इस्तेमाल किए, जो ईरान ने कभी इस्तेमाल नहीं किया इसराइल पर। ऐसा नहीं कि अभी इस वक्त इसराइल बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं है। इसराइल अगर इन्वॉल्व है भी तो बहरीन के जरिए से है, कुवैत के जरिए से है, जॉर्डन के जरिए से, अमारात के जरिए से है। तो जाहिर है इन्हीं को मारेंगे हम, पहले इन्हीं को मारेंगे, फिर उसके बाद उनकी भी बारी आ जाएगी। जिस दिन वो आ जाएंगे मुस्तकीम बराह रास्त आ जाएंगे तो जाहिर है वो भी अमान में नहीं रहेंगे। इसका बिल्कुल फिक्र ना करें इस हवाले से, क्योंकि ईरान जो है मुंह तोड़ जवाब देना जानता है और ईरान ने ये साबित भी कर दिया है कि हम वाकई इस तरह से जवाब दे सकते हैं और इसराइल के अंदर घुस के दे सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सलमा, क्या समझती हैं आप, सऊदी के हवाले से अगर बात करें, यमनी हौसियों ने सना एयरपोर्ट पे मिसाइल दागे हैं, एक नई जंग का आगाज हो रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, एक तरफ से देखा जाए तो ये जो पहली जंग है उसी की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि जब सीज फायर हुई भी थी और फिर सीज फायर के बाद एमओयू साइनिंग भी हुई थी, तो सीज फायर भी उसमें रेगुलर वायलेशन हो रही थी। जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन भी वायलेशन हुई, उसके बाद भी होती रही। फिर जब एमओयू हुआ तो हमने ये देखा कि जो इस गेम में सबसे बड़ा स्पॉइलर है, इजराइल, उसने ना सिर्फ एमओयू को डिसएग्री किया, उसको नापसंद किया, एक तरह से उसको रिजेक्ट किया, जी। बल्कि उसके बाद भी फिर हमने देखा कि वेरी सून आफ्टर दैट एक ये नई कहानी शुरू हो गई है। इंटरेस्टिंग ये है कि एक तरफ से देखा जाए तो ये कंटिन्यूएशन है पुरानी कॉन्फ्लिक्ट की, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो अब ये बिल्कुल एक नया फेज है। पहले तो ये था कि ईरान का एक बहुत मॉरलिस्टिक स्टांस था, कि ईरान के ऊपर जहरियत की गई है, सारा कुछ है। और अब उसके बाद एमओयू साइनिंग के बाद, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह अपने आप को पोर्ट्रे कराया है जी। कि हमने एक बड़ा अच्छा ईरान की फेवर में एमओयू दिया है और हर चीज़ हमने ईरान की फेवर में करके, और 60 दिन की उन्होंने राहदारी ली कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, अपनाए हॉर्मज से जो है मुफ्त में जहाज गुजरेंगे, और उसके बाद उसको री इंटरप्रेट करके ये कहा कि जी हम अब यहाँ से टोल कलेक्ट करेंगे, अमेरिका कलेक्ट करेगा। जी। तो यानी वही चीज़ें करके उनको रिट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो है वहाँ भी अपीज करने की कोशिश है कि अच्छे भी लगें और जो अपना मकसद पूरा करना है वो भी करें। अब ये जो यमन के हुतीज़ ने जो अटैक किया है, इनकी जो सिंपैथी फैक्टर है वो तो हम सबको खुल के वाज़े है कि ईरान के साथ है। तो एक जो बहुत बड़ा खतरा है वो ये है कि एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, जैसे जी। कल देखा कि 5 गल्फ के ममालिक के ऊपर जहां अमरीकी इंटरेस्ट एरियाज थे वहां अटैक किया गया, जी। और यूएई का जो था वो रुक गया। सो अब यमन का अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ से ये चीज़ शुरू हो जाती है तो एक तरह से आपका जो सर्कल ऑफ वॉर है या फिर जो आपका थिएटर ऑफ वो वॉर है वसी हो वो जाएगा। एक्सपैंड कर जाएगा जी। नियर ऑब्वियस से। और फिर उसमें जो एक एस्केलेशन का खतरा है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे आप एक कैलकुलेटेड रिस्क कर रहे हैं, कैलकुलेटेड एक्शन कर रहे हैं, या फिर स्पॉन्टेनियस नी जर्क रिएक्शन है। आइदर वे इस चीज़ का मज़ीद स्लिप करके एस्केलेट करने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और वो बहुत एक ख़तरनाक नोशन है। अच्छा डॉक्टर सलमा, जिस तरीके से अब्बास इराक़ची साहब ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हम निगहबान हैं, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं, जिसका भी आपने जिक्र भी किया, कि हम सेफ पैसेज फराम करेंगे शिप्स को, और साथ ही उसकी मद में जो है वो फ़ी भी ली जाएगी। तो एक तरफ तो ईरान है जो कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे मुकम्मल कंट्रोल हमारा है, और दूसरी तरफ अमेरिका है, वो ये कह रहे हैं कि अब से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ बयानात की हद तक ही दोनों ममालिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि अमेरिका जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे अपना कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, जो कि खासा मुश्किल है। देखिए, हासिल करने में कामयाब कहाँ तक होगा, जैसे आपने फरमाया कि ये मुश्किल है, इसको हम एक मोहतात तरीके से स्टडी तो कर सकते हैं, पर मुझे ये नहीं लगता कि अमेरिका मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में ऑलरेडी देखें 2-3 ममालिक ऐसे हैं जिनका उसमें इंटरेस्ट है, और कल यही और कुछ ऐसे ममालिक जो कि अभी एंटी ईरान लॉबी में खड़े हुए हैं, कल अगर उनको लगा कि अमेरिका की वाइडर प्रेजेंस जो है वो उनके लिए एश्योरेंस के बजाय एक न्यूसेंस बन रही है, तो वहाँ भी एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है। हाइपोथेटिकल है बट ये हो सकता है। बट हम ये भी देखते सही। हैं कि ओमान और ईरान उसको इकट्ठा कॉन्टेस्ट करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को, जो कि अभी ईरान उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है कि लेट मी बी इन द फोर फ्रंट टू फुलफिल द इंटरेस्ट और टू लुक आफ्टर आवर इंटरेस्ट। हैविंग सेड दैट, ये चीज़ जो है अमेरिका भी जानता है कि वो मुकम्मल तौर पे अबनाए हुर्मस का कंट्रोल नहीं ले सकते सही। जब तक बहुत बड़ी जंग नहीं छिड़ेगी। ये एक तरह की शरारत है, ये डोमेस्टिक लॉबीज को, इजरायली लॉबी को, इजरायली इंटरेस्ट ग्रुप्स को अपीज करने का है। और क्योंकि ये वीकेंड की तरफ है तो स्टॉक मार्केट को भी इम्पैक्ट करने के लिए इस तरह की शगुफे छोड़े जाते हैं, ताकि स्टॉक मार्केट में एक तेजी आए, वहाँ जो बिल्कुल डॉलर्स बिल्कुल, डंप हमने हो देखा है रहे कि हैं वीकेंड पे लोगों का डोनाल्ड ट्रंप के कुछ कॉन्फिडेंस और ब्रेक बयान हो होते रहा है, वो हैं, ठीक हो। और वीक के फर्स्ट डे पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में चेंजिंग नज़र एब्सोल्युटली। आती है।
बिल्कुल ठीक है। सबीर सालिक साहब, ये जो ईरान पे हमले किए जा रहे हैं, अगर बात करें हम जो ईरान की साहिली पट्टी है, और फिर अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया है कि हमने साहिली दिफाई निज़ाम और ड्रोन साइट्स पर हमले किए हैं, क्या समझते हैं आप कि अमेरिका किसकी सरजमीन से ईरान पे ये हमले कर रहा है? क्योंकि जॉर्डन से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हाल ही में हमने देखा था कि F-18 मरकज़, जो कि सबसे बड़ा मरकज़ था अमेरिका का, उसे भी ईरान ने निशाना बनाया था। देखिए, मेरे नज़दीक अमेरिका का जो इस वक्त ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है वो एक टाइम फ्रेम, लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना है और उसको हासिल करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो साहिली पट्टी है ईरान की, उसके ऊपर जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जाए, उनके डिफेंसिव जो मीन्स हैं उनको सप्रेस किया जाए, अपनी एयर डोमिनेशन की जाए और इसकी मदद से ईरानियन जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको इन अ वे एलिमिनेट किया जाए। ये टेम्परेरी अफेयर तो हो सकता है, लेकिन ये कि परमानेंट करने के लिए जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अमेरिका को ये जो साहिली पट्टी है इसके ऊपर फिजिकली कब्जा करना पड़ेगा। जी। उसकी गैर मौजूदगी में अभी भी ईरानियंस जो है वो अमेरिकन को सरप्राइज कर सकते हैं। उनके जो साइलोज हैं वो हिडन है, वो अंडर द ग्राउंड है, और ये जो कुछ तबाह कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी ये कुछ हासिल नहीं कर सके थे थ्रू एयर कैंपेन एंड इस तरह की टारगेटिंग से। इस दफ़ा भी मैं समझता हूँ कि फॉर सम टाइम हो सकता है कि अमेरिका अपना कंट्रोल हासिल कर ले और एक अपनी ऑनर एंड प्रेस्टीज रीडीम कर ले, लेकिन लंबे अरसे के लिए ये मुमकिन नहीं होगा जब तक एक बड़ी जंग नहीं होती या जब तक वो फिजिकली इन एरियाज को होल्ड नहीं करते। सबसे जो डार्कर पहलू अभी इमर्ज हो रहा है वो हो रहा है कि जो खित्ते के ममालिक, मुस्लिम ममालिक हैं, इनकी जो आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। जॉर्डन का आपने जिक्र किया, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और ईरान अभी यमन में नबर्द आज़मा है। दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्लोजर अगर एक पार्ट है एक डिफिकल्टी और प्रॉब्लम के लिए, और अगर बाब अल मंदब भी क्लोज हो गया तो मैं समझता हूं कि जो ऑयल प्राइसेस है वो शूट अप करेंगी। मैं आज देख रहा था कि हुतीज ने वार्न किया है तमाम एयरलाइंस को कि वो सऊदी एयर स्पेस यूज ना करें जब तक सऊदीया का जो सीज है सना का वो लिफ्ट नहीं किया जाता। अब मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो मुस्लिम ममालिक हैं ये इस जंग में शामिल हो जाएं, जो कि इजराइल और अमेरिका की स्ट्रेटेजी थी बहुत अच्छे से जब से ये जंग शुरू हुई है। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सालेह, ये बताइएगा कि अब ईरान नेक्स्ट क्या करने जा रहा है? कतर के साथ भी ताल्लुकात अब बेहतर नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान तो मीडिएशन करवा रहा था दोनों फरीकैन के दरमियान, लेकिन अब सूरत हाल किस जानिब जा रही है? देखिए खतीजा, सूरत हाल ज़ाहिर है एस्केलेटिंग नज़र आ रही है, और ज़ाहिर है जब एक मुल्क की सॉवरेनिटी और उसके खाक पर जब हमला होगा तो उसके पास जवाब देने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहेगा। देखिए, आपने एक बात बहुत नोटिस किया होगा ईरानी मीडिया में और ईरानी लोगों के दरमियान जो एक मुतालबा था बार बार अपने जो प्रेसिडेंट थे और या कालीबाफ जो स्पीकर असेंबली है उनसे, ये आपके लिए शायद बहुत दिलचस्प बात होगी, वो बार बार ये कह रहे थे कि आप डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही क्यों जवाब नहीं देते जैसे वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं मैं फलां जगह मार दूंगा या आपके फलां बंदे को मार दूंगा, मैं आज रात ऐसा हमला कर दूंगा वैसा। आपने देखा होगा ईरानी ऑफिशियल्स की जानिब से उस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की गई जिस तरह से पहले डॉक्टर लारिजानी शहीद इस्तेमाल कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में। उसकी बेसिक वजह यही थी कि ईरानी ऑफिशियल्स बार बार ये बताना चाह रहे थे कि जब पाकिस्तान ने मेडिएशन कर ली, जब हमने एक MOU पर साइन कर दिया, जब हमने सीज फायर कर दी और जब हम खित्ते में अमन की तरफ जा रहे हैं तो दोबारा अपनी जबान को इस तरह से इस्तेमाल न करें कि खित्ता दोबारा जो है जंग की तरफ जाए। लेकिन जब बात जो है जबान से आगे बढ़ जाए, ट्वीट से आगे बढ़ जाए और हत्ता कि इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए उसूलन, लेकिन इन्होंने कहा कि चलो बर्दाश्त कर लेंगे ताकि खित्ते में नाअमनी न हो, जंग की तरफ न जाए, इस बात को साबित करने के लिए कि हम डॉक्टर सालेह, ये बताइएगा कि ईरान में कोहे कोलांग क्या है, और ट्रंप इसके हवाले से बात भी उन्होंने की और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसको निशाना बनाएंगे।
देखें, उसके हवाले से अभी तक हमें ये नहीं समझ आया कि कोहे कोलाम, मेरे ख्याल से शायद वो कोई मिसाइल साइट्स या इसके हवाले से होगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली हमें ये नहीं पता चला कि वहां पर क्या है। लेकिन ट्रंप के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आता है या कोई भी उनके पास कोई एक दिलचस्प इलाका या अच्छा सा उनका जगह या कोई पॉइंट मिल जाता है, वो उसको फौरन दुनिया में कहीं पे भी हो वो उसको निशाना बनाते हैं। कभी वो उसको अजीब तरह से ट्वीट कर रहे होते हैं, वो पहाड़ों के पीछे से वो कभी किसी मुल्क को देख रहे होते हैं, कभी वो किसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, कभी वो कह रहे हैं मैं ईरान से फारिग हो जाऊं, मैं फलान पे चढ़ाई कर दूंगा। तो ये तो उनका वतीरा है और उनका कोई ना कोई जाहिर है ईरान में जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं और इस तरह के जगह हैं और न्यूक्लियर साइट्स हैं, तो उनमें जो है उनको जो है वो इसीलिए तो वो बार बार कह रहे थे कि भाई आप जिस तरह से धमकी वो दे रहे हैं इस तरह से आप भी धमकी दो, इस तरह से आप भी टेट फॉर टेट करो। लेकिन वो इसीलिए बार बार चुप रहे ताकि मंतक़े में एक अमन हो। अच्छा डॉक्टर साले, आप ये समझते हैं कि जो एमओयू में जिस निकात पे बात हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से, और फिर ये कहा गया था कि ईरान और ओमान मिलके एक सेफ पैसेज बनाएंगे, तो ओमान ने उस तरीके से ईरान का साथ नहीं दिया अमेरिकन प्रेशर की वजह से, जिसके बाद हमने देखा कि सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। देखिए, ये ओमान के लिए खुद एक अनफॉर्चून बात है। अमेरिका तो रूबे उफूल है, अमेरिका तो खित्ते से चाहे ना चाहे वो एक दिन को जाना है और उसके लिए ईरानी जमीन साजी कर रहे हैं। ओमान को इस वक्त चाहिए था कि इसमें ईरान का साथ दें, उसमें उसी का फायदा था, लेकिन उसने अनफॉर्चुनेटली ईरान का साथ नहीं दिया और जिसके नतीजे में आपने देखा कि अभी लास्ट टाइम जो अटैक्स हुए उनमें से एक जो जगह था ईरान ने निशाना बनाया, खुद ओमान को भी निशाना बनाया किसी हद तक, और ये बताया गया कि अगर आप जो है खित्ते में दुश्मन ममालिक के साथ रहेंगे तो फिर आपके साथ भी कोई तारुफबाजी हमारी नहीं होगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब हम बता की जंग लड़ रहे हैं तो जाहिर है फिर उसमें आप भी निशाने पर होंगे अगर आप अपने दुश्मन के साइड पर होंगे। ओमान का पहले किरदार बहुत अच्छा था, मेरे ख्याल से बेहतर ये था कि ओमान अपने इस किरदार को मेंटेन करता और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के साथ मिलकर एक हाकिमियत को शुरू कर देता, जिससे हम उसकी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो सकती थी पहले से भी ज्यादा, और हम ये कहा जा सकता था कि उसने खित्ते की सियासत को ज्यादा अहमियत दी है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सलमा, क्योंकि चाइना ईरान से तेल इंपोर्ट करता है और तशवीश का इजहार भी किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बंदिश के बाद चाइना ने, तो क्या समझते हैं आप कि चाइना ईरान के साथ खड़ा होगा इस मामले पे? क्योंकि वेनेजुएला पे भी हमने देखा जिस तरीके से उनके सदर को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया, चाइना की ट्रेड वहाँ वेनेजुएला में भी थी और ईरान के साथ भी चाइना की एक बेहतर ट्रेड चल रही है। जी देखिए, अगर हम इस चीज़ को एक और एंगल से देखें तो ये अबनाए हर्मुज़ की बंदिश, वाटर रिसोर्स पे पॉलिटिक्स करना, ऑयल रिसोर्स पे पॉलिटिक्स करना, ये इतना ज़्यादा ईरान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ऑल्दो ईरान अमेरिका के लिए हमेशा से जो है दर्द सर बना रहा है और सबसे बड़े जो उसका एलाय है इज़राइल के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट के तौर पे ईरान खड़ा हुआ है और एक राइवल ब्लॉक है अरब कंट्रीज़ के लिए। हाउएवर जो मेन चीज़ जिसके लिए ये सारी एफर्ट हुई है वो तेल की वो राहदारियाँ हैं जो कि पहले वेनेजुएला में और फिर ईरान में चाइना को जिनका एक्सेस हासिल था, और चाइना बहुत खुल के कहता है कि हम अपना इतना % तेल जो है ईरान से लेते हैं और जो जिसने जो करना है कर ले। और वो बेसिकली अमेरिका और इसके इत्तेहादी यही चाहते थे कि ईरान को रोका जाए ताकि चाइना हर्ट हो, और उस चाइना को हर्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी की सारी रामलीला जो है बनाई गई है। चाइना को भी इस चीज़ की बहुत अच्छी तरह खबर है। अब अगर हम चाइना की तरफ देखते हैं तो चाइना एक ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका से बरअक्स प्रोवोक नहीं होता। कितनी ही अमेरिका की तरफ से शरारत आए वो उसको प्रोवोक करने की कोशिश करें, वो उसको रिएक्ट करने के ऊपर मजबूर करें, चाइना बहुत कैलकुलेटेड किस्म की कॉन्वर्सेशन करता है। उसके जो गोल पोस्ट हमें आज दिखाई देते हैं वो पिछले 50 साल पहले मुकम्मल तौर पे तश्कील दिए जा चुके होते हैं। सो वो बड़े तरीके से तमीज़ से चाइना की पॉलिसी नहीं है कि वो रिटेलिएट करे या जंग की तरफ जाए। जी, पॉलिसी नहीं है रिटेलिएशन की। साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशन की गई है, बट चाइना अगर रिटेलिएट करना चाहता है तो वो उसके पास रिटेलिएशन की बहुत सी ऑप्शंस हैं, और उसने ईरान को बड़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड की है इस एक्टिव फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, और वो करता रहेगा बिकॉज वो जानता है कि क्या है। प्लस चाइना का जो मीडिएशन का रोल है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो एक अनईजी सही पर ट्रू सभी है उसका का सारा सहरा जो है वो चाइना के सर पे जाता है। बिल्कुल ठीक है। समरे साहब, चाइना के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि अगर
ट्रेड रोकी जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद किया जाता है, तो चाइना जो तेल इंपोर्ट करता था ईरान से वो नहीं कर सकेगा। वेनेजुएला का मामला जो है वो भी हमने डिस्कस किया है, जिस तरीके से डॉक्टर सलमा ने कहा है। क्या समझते हैं आप कि चाइना जो है वो एक मीडिएशन का किरदार अदा कर सकता है? और इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि सऊदीया के साथ भी हमारे बेहतर ताल्लुकात है और जिस तरीके से यमनी हौसी हमला कर रहे हैं सऊदीया पे, तो पाकिस्तान की जानिब से भी कोई रिटेलिएशन आ सकती है? देखिए, एज फार एज चाइना इज कंसर्न, तो आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उन्होंने अपने क्रूड ऑयल की इंपोर्ट 41% ड्रॉप की है। और उस आर्टिकल का मेन हाइपोथेसिस ये था कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इस वक्त चाइना के कंट्रोल में है, जितने वो कम इंपोर्ट करेंगे। और यही एक वजह थी कि उन्होंने जब कम इंपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ने उतना ज़्यादा शूट अप नहीं किया जितना एक्सपेक्टेड था। सो चाइना जो है, मेरे नज़दीक ये जो 25 और 26 में 3 जंगें हुई हैं, एक पाकिस्तान इंडिया की जंग, दूसरी 2025 वाली इजराइल और ईरान की जंग, और ये 26 वाली अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान। इसमें जो बेनिफिशियरी मुझे नज़र आता है वो ईस्टर्न ब्लॉक है, एंड बाय ईस्टर्न ब्लॉक आई मीन रशिया और चाइना। इसमें कोई शक नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बल्कि इन मुल्कों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं की इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये जो 26 की जंग है। लेकिन हमें पता है कि जिस एक्यूरेसी के साथ और प्रिसीजन के साथ ईरानियंस ने स्ट्राइक किया है यूएस के सिस्टम्स को, इजरायली सिस्टम्स को, वो बैटलफील्ड अवेयरनेस जो है वो मुमकिन नहीं थी रशियन और चाइनीज सपोर्ट के बगैर। सो मेरे नज़दीक डिस्क्रीट सपोर्ट रही है। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी जो दोबारा से रिज्यूम हुई है लड़ाई, इसमें शायद ईरान के पास अभी भी कुछ सरप्राइजेस हों, जिससे कि अमेरिका भी सरप्राइज हो जाए। आपने सुना होगा कि एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल है, CM-103 इस तरह का उसका नंबर है, जिसके बारे में सीरियस सस्पिशंस हैं कि हो सकता है वो ईरान के पास हो। रही बात चाइना की, तो मेरा ख्याल है कि चाइना को पाकिस्तान अब क्या किरदार अदा कर सकता है समरी सालिक साहब? पाकिस्तान देखिए, जैसे हमने देखा है कि पहले कतर और पाकिस्तान एक्टिव थे MOU के लिए। अब कतर जो है वो खुद इम्पैक्ट हो गया इस वॉर में, जो ईरानियन एक्शन था। लेकिन साइड बाय साइड टर्की इमर्ज हुआ है एज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रिसेंट विजिट थी उसमें टर्की के साथ वो बहुत कोजी रहे, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और टर्की अभी दे कैन जॉइन हैंड्स, एंड एज वेल एज जो R4 था, जिसमें कि पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट है, इन ममालिक को मिल के इंश्योर करना चाहिए कि जो MOU है वो रिवाइव हो, वो दोबारा रियलाइव हो, और ये जो हॉस्टिलिटीज हैं इनको बंद किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया समरी सालिक साहब, इनके हमरा थे डॉक्टर सालिह बहिश्ती। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमा मलिक, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।